This is the Epilogue Audio Experience. थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाया, एक एक ने 10 को मारा। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप के इस गीत को कैसे 22 साल पहले देश के वीर जवानों ने कारगिल में सही कर दिखाया फिर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल शंकर गुरखा, लेकर आया हूं कारगिल स्पेशल एपिसोड रक्षक पॉडकास्ट एपिलॉग मीडिया पर। यह हमारा सौभाग्य है कि आज ये कहानी एक ऐसे वीर और जाबाज सिपाही से हम सुनने वाले हैं जिन्होंने देश को कारगिल युद्ध जीतने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा, वीर चक्र सेना मेडल से सम्मानित 17 जाट रेजिमेंट। ब्रिगेडियर उमेश सिंह बावा ने डॉक्टरेट किया हुआ है पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आइए दोस्तों, ऐसे स्कॉलर सोल्जर से हम कारगिल पर बातचीत करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। और सर, सबसे पहले आपका मैं रक्षक पॉडकास्ट पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ये वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रक्षक पॉडकास्ट को मुझे यहाँ पर आज बुलाने के लिए, और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सबसे अपने कारगिल के एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत करूंगा। कारगिल शब्द जब हम सुनते हैं तो आज मेरे तो, क्योंकि मैं भी फौजी हूं, मेरे तो रोंगटे आज 22 साल के बाद भी खड़े हो जाते हैं। और मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, सारे देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब आपने तो वहां लड़ाई लड़ी है, तो आप जब ये कारगिल शब्द आज सुनते हैं तो आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या इमोशन आते हैं सर? जब मैं कारगिल, जो कि 22 साल पहले हुआ था, कारगिल युद्ध, उसके बारे में सोचता हूं जी, तब एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि ये युद्ध जिसको मैं उस टाइम बहुत करीबी से देखना चाहता था, और अब अगर मेरे को कोई पूछता है कि आप क्या ये युद्ध दोबारा देखना चाहेंगे, तो मेरे को लगता है कि मैं ये युद्ध कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि इस युद्ध के अंदर हमने बहुत नाम कमाया। यूनिट साइटेशन मिला, यूनिट को बैटल ऑनर मस्को मिला, थिएटर ऑनर कारगिल मिला, और इसके अलावा 43 इंडिविजुअल अवार्ड्स मिले। परंतु जो हमने अपने साथी खोए, वो एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 34 अदर रैंक्स, जिनको मैं वापस नहीं लेके आ सका जिंदा, उसका मुझे बहुत बहुत दुख है, क्योंकि वो साथी आज हमारे साथ नहीं है। जी वेल सर, आपके जो दिल में इमोशंस है वो बहुत सही, और हालांकि हम सोल्जर्स हैं और लड़ना हमारी ड्यूटी है, पर जो आपने कहा कि और ये कहते भी है कि देयर आर नो विनर्स इन द वॉर, लड़ाई में किसी की जीत नहीं होती है, हमेशा नुकसान ही होता है। और आज आप वही फील करते हैं। सो ग्रेट थॉट दैट जनरली लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पर कारगिल हुआ सर 22 साल पहले, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट था, क्या बैकग्राउंड था? आप तो वहीं थे, तो जरा आप हमको थोड़ा बताएंगे कि कारगिल किस तरीके से ऑपरेशन हमारे देश को करना पड़ा, उसका बैकग्राउंड क्या था सर? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो प्लान बनाया था पाकिस्तान आर्मी ने, ये कोई नया प्लान नहीं था जी। ये प्लान 1980s और 1990s में भी इन्होंने अपने जनरल ज़ियाउल हक जब थे और बेनज़ीर भुट्टो थी, उनको ये प्लान आर्मी ने प्रेजेंट किया था जी। उस वक्त
बेनजीर भुट्टो और अपने ये जनरल साहब थे ज़ियाउल हक, इन्होंने ये प्लान को रिजेक्ट कर दिया जी। क्योंकि इनको लगा कि अगर हम इस तरह से कारगिल में हाइट्स ऑक्युपाई करेंगे तो इंडिया का रिएक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और वो युद्ध ऑल आउट वॉर में बदल सकता है जी। इसलिए उन्होंने उस टाइम रिजेक्ट कर दिया जी। परंतु जब 1998 में हमने अपना परमाणु बॉम्ब का टेस्ट किया और उसके बाद एकदम पाकिस्तान ने भी परमाणु बॉम्ब टेस्ट किया तो दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए जी। इस वक्त पाकिस्तान ने सोचा कि हम वही प्लान फिर से ट्राई करते हैं क्योंकि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं तो इसलिए हिंदुस्तान का रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा और वो युद्ध सिर्फ कारगिल के क्षेत्र में ही कंट्रोल करके रखेगा जी। तो जब जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने पाकिस्तान के, उन्होंने इस प्लान को तवज्जो दिया और इंप्लीमेंट करने का सोचा जी। जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया ये प्लान, इन्होंने लगता है मुझको कि इन्होंने उस वक्त अपने प्रधानमंत्री जो कि नवाज शरीफ साहब थे उनको इस प्लान के बारे में नहीं बताया और उनको यही बताया कि कुछ लोग हमारे साथ मिलिटेंट्स हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन करने जा रहे हैं और ये प्लान बहुत छोटे दर्जे का है और इसमें कोई आर्मी इन्वॉल्व नहीं है जी। परंतु जब अपने प्रधानमंत्री उस वक्त जो थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ साहब जब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान आर्मी चुपचाप अपनी इन्फिल्ट्रेशन और इंट्रूजन कारगिल के अंदर प्लान कर रही थी जी। इन्होंने तकरीबन दिसंबर 1998 में कुछ दस्ते भेजने शुरू कर दिए कारगिल, मशको और बटालिक काक्सर सेक्टर में जी। उन्होंने सोचा कि ये हम सिर्फ जो मेन रोड है नेशनल हाईवे 1 डेल्टा जी, जो कि जोजिला, श्रीनगर और लेह लद्दाख को कनेक्ट करती है, उसको हम डोमिनेट करेंगे और इनकी विंटर स्टॉकिंग जो है उस पर दखल अंदाजी करेंगे और हाइट्स ऑक्युपाई करने के बाद उन्होंने सोचा कि इंडिया का रिएक्शन कम होगा बिकॉज इतनी ऊंचाई पर अटैक करना असंभव है जी। ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि 1984 में सैचिन ग्लेशियर में हमने सल्तारू रिज को कैप्चर किया था और इसका बदला पाकिस्तान लेना चाहती थी जी। पाकिस्तान ने सोचा कि कारगिल के इलाके में अगर हम ये हाइट्स पकड़ लेते हैं तो इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी और फिर हम उनको बोलेंगे कि आप सैचिन ग्लेशियर से सल्तारू रिज से हटें और हम फिर इधर से हट जाएंगे जी। परंतु ये कैलकुलेशन जो पाकिस्तान की थी ये ठीक नहीं थी जी, क्योंकि इंडिया का रिएक्शन जो उसके बाद हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। हालांकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के हुक्म अनुसार अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं किया क्योंकि उन्होंने बोला बॉर्डर की हालत में क्रॉस नहीं किया जाएगा, इसलिए हमको सारे अटैक्स हमको अपनी ही टेरिटरी में करने पड़े जो कि मोस्टली फ्रंटल अटैक्स थे और जिसके कारण काफी कैजुअलिटीज भी हमको लेनी पड़ी जी। तो ये था बैकग्राउंड और जब इन पाकिस्तान ने जब ये किया हमको इसके बारे में मालूम ही नहीं चला बिल्कुल। वो चुपचाप आके बैठ गए और बिकॉज क्या होता है कि जब विंटर विकेटेड पोस्ट होती हैं कारगिल की उस ऊंचाइयों में जो कि विकेट कर दी जाती थी दोनों साइड से, पाकिस्तान भी करता था हिंदुस्तान भी करता था जी, क्योंकि बर्फ के टाइम में
उन पोस्ट को मेंटेन करना राशन, एमुनेशन, पानी के साथ बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि सड़कें सब बंद हो जाती थी बर्फ के कारण। जी। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, ये विंटर वेकेटेड पोस्ट जो कि भारत ने इन्होंने खाली छोड़ रखी थी, वहां पे आकर ये बैठ गए। जी। शुरू में तो इनका इरादा था कि तकरीबन 25-30 पोस्ट ऑक्युपाई करके बैठ जाएंगे और नेशनल हाईवे 1 डेल्टा जो है उसको इंटरफेयर करेंगे और हिंदुस्तान का रिएक्शन देखेंगे। जी। परंतु जब वो अंदर आए, उन्होंने देखा सारे सेक्टर में बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी थी। जी। तो इन्होंने सारी की सारी पोस्टों को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। ओके। हमारे एयर सर्विलेंस होती थी, परंतु हमारे एयर सर्विलेंस सॉर्टीज जो हेलीकॉप्टर से करते थे वो इन इंट्रूजन को नहीं पकड़ पाए। जी। जो लोकल्स थे वहां के, जो अपने ये पशु चराने जाते थे पहाड़ियों में, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन पहाड़ियों पर कुछ आदमी देखे। उनको पता था ये हिंदुस्तानी फौज के आदमी नहीं है, क्योंकि इधर हिंदुस्तानी फौज इन पहाड़ियों में नहीं होती इस टाइम। जी। तो 3 मई के करीबन डेट थी, 3 मई को, जब कुछ शेपर्ड्स जो थे जो अपने पशु चुराने गए, उन्होंने इसके बारे में जानकारी इंडियन आर्मी को दी। जी। इंडियन आर्मी ने फिर उसके बाद अपने पेट्रोल्स भेजने शुरू किए सारे सेक्टर्स में, और हर जगह पर उनको फायर का सामना करना पड़ा। जी। अब इंडियन आर्मी को पता चल गया था कि भाई कोई दुश्मन के नुमाइंदे इन पहाड़ी इलाकों में आकर बैठ गए हैं। जी। परंतु शुरू में ये नहीं पता था कि ये मिलिटेंट्स हैं, ये उग्रवादी हैं, कि या पाकिस्तान के रेगुलर फोर्सेस हैं। ओके। हमने सोचा ये शायद उग्रवादी हैं और पाकिस्तान आर्मी सिर्फ इनको सपोर्ट कर रही है। जी। जी। परंतु जब हमारा इनिशियल रिएक्शन था, जब इनके पास हम पहुंचे, इनके ऊपर से जो फायर आता था, बहुत बड़ी मशीन गन्स, मोटर्स और आर्टिलरी का भी फायर इन्होंने करना शुरू कर दिया। जी। इससे आस्ते आस्ते हमको मालूम चला कि ये सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के। जी। पाकिस्तान ने तकरीबन 5 से 6 बटालियंस नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की भेजी थी, और उनको उस भेष में भेजा जिसमें इन्होंने पठानी सूट पहन रखे थे काले रंग के, ताकि हिंदुस्तान को लगे कि ये मिलिटेंट्स आ गए हैं। अच्छा सर, ये इसमें 2-3 चीजें जो आपने बड़ी अच्छी कही और बड़ा अच्छा आपने बैकग्राउंड समझाया कि ये पाकिस्तान का इरादा बहुत पुराना है, सियाचिन और का बदला लेना और कश्मीर को आज़ाद करना, कश्मीर का इश्यू इंटरनेशनलाइज करना। और आपने कहा कि जिया उल हक और बेनज़ीर भुट्टो के समय में भी इसको हुआ था, लेकिन उस वक्त ये प्लान नहीं हुआ। बट लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा जब वो न्यूक्लियर पावर बने, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और स्पेसिफिकली परवेज मुशर्रफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तब उन्होंने ये प्लान, क्योंकि मुझे उन्होंने शायद सियाचिन में भी ब्रिगेड कमांड की है, तो उनको ज़्यादा ये जोश था कि हम ये प्लान को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी धोखे से सारी पोस्ट, जो समझौता होता है कि विंटर समय में ऑक्यूपाई नहीं होगी, वो धोखे से आकर बैठ गई और उसको ऑक्यूपाई कर लिया अपने ये जो गलत इरादे से दुश्मन भारत देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और लकीली जो पशु चराने वाले चरवाहे या शेपर्ड्स जाकर अगर ये नोटिस नहीं करते तो क्या आगे हालत हो सकती थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने नोटिस करके इंडियन आर्मी को बताया
और इनिशियली इंडियन आर्मी के पास ज्यादा इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी। तो मैं सर जब ये 99 में हो रहा था तो मैं बड़ौदा में ही पोस्टेड था। कैट ए एस्टैब्लिशमेंट है, ईएमई स्कूल है ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पर, और मैं बड़ौदा से हूं तो ज्यादातर थोड़ा सोशल सर्कल में भी मैं था। तो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसका असर आर्मी पर एज वेल एज बाहर की सिविलियन सिविलियनों पर कैसा हो रहा है, उसको जानने का मुझे मौका मिला। तो जैसा आपने कहा, इनिशियली देश को इतना और इंटेलिजेंस नहीं थी कि मिलिटेंट्स है कि पाकिस्तान की आर्मी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पेट्रोल चलते गए हमको पता चलता गया। तो हमने फिर क्या प्लान किया सर, हमने किस तरीके से, जैसे ऑपरेशन विजय बोलते हैं, तो हाउ दैट वाज प्लान्ड बेस्ड ऑन, कब ये लॉन्च हुआ, किस तरीके से प्लान किया गया, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए सर। ये मैं आपको बताता हूं कि ये जो ऑपरेशन विजय जब लॉन्च हुआ जी, तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने 8 माउंटेन डिवीजन को, जो कि जीओसी मेजर जनरल मोहिंदर पुरी थे, उनको सौंपी गई जी। 8 माउंटेन डिवीजन को पता था अब तक, बिकॉज ये 1 जून को 8 माउंटेन डिव वहां पर दराज सेक्टर में आ गई थी जी। उनकी जो बटालियंस थी उससे पहले आनी शुरू हो गई थी, जबकि 56 ब्रिगेड थी और मेरी ब्रिगेड थी, हम कोर रिजर्व्स थे 79 माउंटेन ब्रिगेड, हम भी 8 माउंटेन डिवीजन के अंडर कमांड आ गए जी। जनरल मोहिंदर पुरी से पहले मई के टाइम में, इन द मंथ ऑफ मई, हमारे को जानकारी बहुत कम थी और सबको, जितने जो उस टाइम 3 इन्फेंट्री डिवीजन उधर थी डिप्लॉयड, उस वक्त के जो कमांडर्स थे वहां के, उनको थोड़ी जल्दी थी कि हम ये जल्दी से जल्दी इस इंट्रूजन को खत्म करेंगे जी। इसलिए जितने भी ट्रुप्स उस टाइम आए, फर्स्ट नागा पहुंची पहले, फिर 8 सिख पहुंची, फिर उसके बाद 18 ग्रेनेडियर्स पहुंची, इन ट्रुप्स को जल्दी से बिना किसी प्लानिंग के इनको इस्तेमाल किया गया। ना ये एक्लेमेटाइज थे अच्छी तरह, ना इनके पास पूरे हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग्स थे अच्छे, और जल्दबाजी में इन्होंने इनको एम्प्लॉय किया जी। इसकी वजह से हमारी शुरू में काफी कैजुअलिटीज हुई, वेदर की वजह से भी और लड़ाई की, दुश्मन के फायर की वजह से भी जी। परंतु जब 1 जून के बाद जब 8 माउंटेन डिवीजन के हाथ ये कमान आई जी और जिम्मेवारी मिली, तो उन्होंने काफी टाइम दिया यूनिट्स को कि भाई तुम पहले अपना टाइम लो, दुश्मन के बारे में खबर हासिल करो और फिर उसके बाद हम ऑपरेशन प्लान करेंगे जी। तो इस तरह से हमारे सर, यहाँ मैं आपको रोकूंगा कि जैसे मैंने कहा मैं बड़ौदा में था, जो आपने ये बिल्कुल बिना तैयारी से, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसकी वजह से हमने सोचा कि बहुत कम लोग हैं, इसको हम लोग बहुत जल्दी से निपटा देंगे, और काफी नुकसान हमको उठाना पड़ा। उसका इम्पैक्ट मैंने फील किया है। हमको, आर्मी वालों को भी चिंता होने लगी कि क्या हो रहा है, और सिविलियन पे ज्यादा इम्पैक्ट आया। उनको लगने लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है और इंडियन आर्मी क्यों कुछ नहीं कर रही है। तो कितना इम्पोर्टेंस है टू प्रिपेयर प्रॉपरली, हैविंग सही इंफॉर्मेशन होना, सही प्रिपेयर करना और फिर जाके अटैक करना, कितना इम्पोर्टेंस है सर। वो बहुत आपने ये मुद्दा सही तरीके से समझाया। तो आगे सर प्लान किस तरीके से ये ऑपरेशन फिर हुआ? अभी मैं आपको जरा बताता हूँ। जनरल मोहिंदर पुरी ने ये पहले देखा कि सबसे जो नजदीक पोस्टें हैं जो कि नेशनल हाईवे 1 डेल्टा इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको सबसे पहले निकालने की उन्होंने ठानी जी। इस मुताबिक ये 3 पोस्टें थी इस तरफ
एक थी तोलोलिंग जी, एक था टाइगर हिल जी, और एक था मस्को वैली में 0.4875। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले सोचा पहले तोलोलिंग को निकालेंगे बिकॉज वो सबसे अंदर वो था, हमारे डीप इंट्रूजन थी सबसे ज्यादा। ओके, तो सेकंड प्रायोरिटी दी टाइगर हिल को और थर्ड प्रायोरिटी दी इन्होंने 4875। जी, परंतु बाद में जनरल पुरी बोलते हैं कि एक्चुअली 0.4875 टाइगर हिल से ज्यादा जरूरी थी। अच्छा, इसलिए उन्होंने जब 4875 को जब कैप्चर करने का प्लान बनाया, उन्होंने इसके लिए 3 बटालियन पूरी ब्रिगेड एक दी थी इसको कैप्चर करने के लिए। जी, जबकि टाइगर हिल और तोलोलिंग ये मीडिया की वजह से ये दोनों एकदम हाइप हो रखे थे, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स। जी, और 4875 थोड़ी अंदर की तरफ था, मस्को वैली की तरफ, जहां पे मीडिया वाले कभी गए भी नहीं थे। इसलिए मीडिया में आपने शायद 0.4875 के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा। जी, तो ये प्रायोरिटी जब दी उन्होंने, तो सेकंड राजेफ और 56 ब्रिगेड को दिया दराज सेक्टर में तोलोलिंग को कैप्चर करने का टास्क। जी, फर्स्ट जो कैप्चर हुआ था तोलोलिंग का एक हिस्सा, वो सेकंड राजेफ ने 13 जून को किया। जी, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ पूरी इंडियन आर्मी जो उधर डिप्लॉयड थी, और क्योंकि ये फर्स्ट जो था सक्सेस मिला हमको। जी, बाकी यूनिट्स जैसे मेरी यूनिट्स थी, ये सारी थी, इससे पहले हम यही देख रहे थे कि हमको कहीं सक्सेस नहीं मिल रही थी। हम उनके नजदीक जा पाते थे परंतु किसी ऑब्जेक्टिव को कैप्चर नहीं कर पाए। जी, परंतु ये तोलोलिंग का एक हिस्सा जब इन्होंने कैप्चर किया सेकंड राजेफ ने, इससे पूरी इंडियन आर्मी का मोराल अप हुआ और उनको लगा कि भाई अगर सेकंड राजेफ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। यस, तो ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है अगर हमारे में दृढ़ शक्ति है और ताकत है और हम एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो हम अपने जो दुश्मन जो उन्होंने हमारे हाइट्स पकड़ ली है इनको खदेड़ सकते हैं। जी सर, आपने ये बहुत सही बात निकाली कि दुश्मन हाइट पे बैठा था। काफी लोग को इतना ज्यादा समझ नहीं आता। सबसे पहला जो आपने बताया, ज्यादातर मीडिया का अटेंशन द्रास सेक्टर और वो भी टाइगर हिल और तोलोलिंग पर था, बट जो आपका और जनरल पुरी साहब का भी मंतव्य या व्यू बाद में बना कि 4875 मस्को वैली में भी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता और इनिशियली सक्सेस हमको नहीं मिली। उसका थोड़ा सा सर आप बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ? जैसे आपने बताया वो हाइट्स पर थे, तो अटैक करने में क्या परेशानी आती, क्या चैलेंजेस है, वो थोड़ा हम सुनने वालों को अगर आप बताएंगे तो वो लोग समझ पाएंगे। मैं बताता हूं, क्योंकि ये हाइट्स 17,000 फीट की हाइट थी। यहां पर सांस लेना मुश्किल था जी, यहाँ पे फुट ट्रैक्स नहीं थे जी, और एक आदमी जो कम से कम जवान 25 किलो प्लेन्स में उठा सकता है, इस हाइट में उसकी फिजिकल एफिशिएंसी इतनी कम हो जाती है कि वो 15 किलो से ज्यादा नहीं उठा पाता अपना वजन। जी, और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, जब अगर कैजुअलिटी इवैक्यूएट हो जाए, कहीं उधर इवैक्यूएट करनी पड़े, एक आदमी को इवैक्यूएट करने के लिए कम से कम 8 लोगों की जरूरत पड़ती थी। जी, ऊपर के इलाके में जहां ये दुश्मन बैठा था वहां पर पानी नहीं था, तो हमको सारा पानी नीचे से लेके जाना पड़ता था जब हम उसके अटैक के लिए गए। जी, एमुनेशन बिल्डअप करना पड़ता था। जब इतनी ऊंचाई पर हमको अटैक करने के लिए एमुनेशन की जरूरत पड़ती है, तो एमुनेशन सारा मैन पैक गया, क्योंकि म्यूल ट्रैक्स नहीं थे और म्यूल्स भी नहीं थे हमारे पास। जी, तो ये सब मुश्किलात थी जिसके कारण, और सबसे बड़ी चीज हमको यही नहीं पता था कि कितना दुश्मन कहां पे बैठा है। ओह माय गॉड, यस।
जब तक हम उसके इतने नजदीक नहीं जाते थे और वो फायर नहीं करता था हमारे ऊपर, तब तक हमको मालूम ही नहीं चलता था जी। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी को मैं इस वक्त शाबाशी देना चाहूंगा कि उनका फायर डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। जब तक हमारे ट्रुप्स कम से कम 50 से 75 गज नजदीक नहीं पहुंचते थे, तब तक ये फायर भी नहीं खोलते थे अपना जी। और जब इनको पता चलता था कि हाँ ये अभी नजदीक पहुंच गए हैं और हमारे फायर से ये कैजुअल्टी हो जाएंगे, उस वक्त ये फायर खोलते थे। यानी कि इनका फायर डिसिप्लिन बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। कितना बढ़िया मतलब आपने कहा, फायर डिसिप्लिन मतलब मिनिमम एमुनेशन यूज कर कर मैक्सिमम कैजुअलिटी पहुंचाना। और वो कितना, बिकॉज वो हाइट्स पर बैठे थे और देख रहे थे, और प्लस फायर डिसिप्लिन मेंटेन कर कर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हमारी आर्मी को पहुंचा रहे थे। तो ये सब चैलेंजेस, जैसे 18,000 फीट पानी नहीं, इतना एम्यूनेशन सबसे पहले पहुंचाना है और बाकी खाना पीना वो भी सब ले जाना है, तो चैलेंजेस वेर ट्रेमेंडस। सर, ये जो फायरिंग जो दुश्मन की तरफ से होती थी, वो ज़्यादातर जैसे मशीन गन या AK-47 या उस तरीके की फायरिंग थी, या और भी दुश्मन कुछ इस्तेमाल कर रहा था? नो, दुश्मन बहुत पूरा तैयारी करके आया था। अच्छा, ओके। दुश्मन के पास पूरी मशीन गन्स थी, इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी जी, जो कि हमारी हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर करते थे जी। इनके पास अपनी मोटर्स थी जो कि इन्फेंट्री कैरी करती थी, और इनके पास आर्टिलरी फायर भी था अपने साथ। जी, सिर्फ जी। एक चीज नहीं थी, वो था एयर पावर इनके पास नहीं था, बाकी इसके अलावा इनके पास सारी फायर पावर थी। जी 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 जी। तो मतलब काफी तैयारी कर कर वेल प्लान्ड और वेल एंट्रेंच दुश्मन था, और इसी की वजह से इनिशियली काफी नुकसान हमको पहुंचा। और न ही सिर्फ आर्मी बट एयरफोर्स और नेवी का भी काफी इसमें रोल रहा, पर हम ज्यादातर आर्मी का ऑपरेशन विजय डिस्कस करेंगे। तो आपने सर अभी कहा कि इन सब मुश्किलात, 18,000 फीट, पानी नहीं, ऑक्सीजन की कमी, इन सब को पार कर सबसे पहले हमको सक्सेस मिला तोलोलिंग में। उसके बाद क्या हुआ सर? हाउ द ऑपरेशन प्रोग्रेस्ड? उसके बाद जैसे कि हम जो भी इनके ये था टाइगर हिल और मस्को वैली में 4875 में हमने इनको चारों तरफ से पेट्रोल्स भेज के चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी जी, ताकि हमको ये पता, इनके पास कोई आगे रीइंफोर्समेंट्स ना आ सके और हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक करने के लिए ऑप्शंस मिल सके हमको जी। जैसे कि मैंने आपको बताया 4875 को मेरी बटालियन 17 जाट ने 3 जगह से घेर लिया था जी, और हम तकरीबन 1000-1500 मीटर की दूरी पर बैठे हुए थे जी। और पर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ अटैक था वो सिर्फ एक ही तरफ से, वेस्टर्न साइड से ही हम कर पा रहे थे, क्योंकि साउथ से बहुत स्टीप स्लोप थी, हम उसको साउथ से नहीं अटैक कर पाते। और ईस्ट से हमने जब अटैक करने की कोशिश की थी, हमारे को बहुत ज्यादा फायर का सामना करना पड़ा था जी। तो आपने सर, मैं जो समझा कि तोलोलिंग के बाद फिर टाइगर हिल और फिर मस्को वैली में 4875, और 4875 में आप इन्वॉल्व थे। तो जैसे आपकी रेजिमेंट जाट बलवान जय भगवान, वॉर क्राई जनरली होता है सर, तो हमारे सुनने वालों को जरा सर आप थोड़ा बताएंगे वॉर क्राई, या जो हमारे जवानों में, हमारे सैनिकों में किस तरीके से इन लोग को इकट्ठा मोटिवेट करने के लिए ये वॉर क्राई जो होता है हर रेजिमेंट का, इसका क्या महत्व होता है सर?
सी वॉर क्राई जैसे हमारी बटालियन का है, जाट बलवान जय भगवान जी। और जैसे सिख रेजिमेंट 8 सिख थी, उनका था जो बोले सो निहाल, सत यस, श्री अकाल। सत श्री अकाल, यस। हाँ, सब जब असॉल्ट करते हैं, लास्ट में जब जाते हैं असॉल्ट जी करते हैं, ये सारे मिलके इस वॉर क्राई को बोलते हैं, जिससे कि दुश्मन को डर पैदा होता है उसके दिमाग में, साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये होता है, ये पता नहीं कितने लोग आ गए हैं और कितने कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं जी। और ये हमारे अंदर भी जोश पैदा करता है जब ये हम लास्ट अपने फाइनल असॉल्ट के लिए जब आते हैं और ये वॉर क्राई बोलते हैं जी। परंतु मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसी हाइट के ऊपर वॉर क्राई वाज ए डिफिकल्ट चैलेंज, बिकॉज बहुत लोग थके हुए थे, फायरिंग हो रही थी सबसे, पर फिर भी लास्ट 10-15 मीटर्स जब रह जाते थे, तब ये जाट बलवान जय भगवान बोल के पूरे दुश्मन को खदेड़ के कब्जा करा करते। तो वॉर क्राई ब्रिंग्स जोश सबसे पहले, और सबको एक करता है, दुश्मन को डराता भी है और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सर, अभी हम कारगिल का तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है और सक्सेसफुल हुआ, पर जो आपने 0.4875 जब आप कमांडिंग ऑफिसर 17 जाट, हर सैनिक का एक सपना होता है लड़ाई में जाने का, और इसके अलावा दूसरा सपना होता है कमांड करने का। आप, आई विल टेल यू हियर सर, यू आर वेरी लक्की कि आप कमांड कर रहे थे 17 जाट और आपको लड़ाई में जाने का मौका मिला। तो आप हमें अपनी 17 जाट के ऑपरेशंस के बारे में हमारे सुनने वाले और मैं भी खुद एक्साइटेड हूं और प्लस क्यूरियस हूं कि जानने के लिए आपने किस तरीके से ये कारनामा कर दिखाया। अच्छा, मैं जरूर बताऊंगा आपको अपने 17 जाट के ऑपरेशन के बारे में जी। और ये एक्चुअली हम पहले कहीं और हम जैसे कोर रिजर्व से कहीं और डिप्लॉयड थे, हाई एल्टीट्यूड एरिया कहीं था, उधर टीएमजी सेक्टर एक जगह है, तुतमारी गली बोलते हैं, वहां पे हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में डिप्लॉयड थे जी। जब ये कारगिल में मई के बीच में और मई के 15-20 मई के आसपास जब कारगिल की न्यूज आनी शुरू हुई, तो मेरे को लगा कि भाई हम कोर रिजर्व्स हैं और हमारे को वहां जाने का मौका शायद जरूर मिलेगा जी। तो मैं अपने दिमाग में अपने ट्रुप्स को भी मैंने बता दिया था कि भाई आप तैयार रखो और हो सकता है हमको वहां जाने का हुक्म मिले जी। जैसे मैंने सोचा था 20 मई को मेरे को डिव हेडक्वार्टर से हुक्म आया कि आप अपनी बटालियन को 48 घंटे के अंदर मूव करने के लिए रेडी रहें जी। ये एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि मेरी पूरी कंपनियां हाई एल्टीट्यूड पोस्ट में डिप्लॉयड थी और उनको 48 घंटे के अंदर नीचे वापस लाना और जाने के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जी। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि जो जरूरी सामान है जैसे कि एमुनेशन और डिफेंस स्टोर सिर्फ ये लेके जाएंगे, बाकी राशन वगैरह के ऑयल राशन सब मैंने बोला वहीं छोड़ दो और बाकी जो जरूरी सामान है एमुनेशन और डिफेंस स्टोर्स सिर्फ ये वापस लेके नीचे आए जी। राशन सिर्फ मैं 4 या 5 दिन का लेके गया जो कि मेरे को रास्ते के लिए चाहिए था क्योंकि मेरे को मालूम था जब मैं उधर पहुंच जाऊंगा वहां से मेरे को और राशन मिल जाएगा जी। तो मैं 48 घंटे के अंदर मैंने अपनी पूरी यूनिट तैयार कर ली थी और मेरे को तकरीबन 65 गाड़ियां एक्स्ट्रा मिली यूनिट को वहां से ले जाने के लिए जी। और अगले दिन 24 मई को हम वहां से चल पड़े थे जी। उसके बाद
उस जगह के मैप्स भी नहीं थे हमारे पास, और जी रास्ते में हमको बोला गया कि डिव हेडक्वार्टर से आपको मैप्स मिलेंगे, आप वहां से कलेक्ट कर लेना। जी जो कि मैंने कलेक्ट किए मैप्स, और जी फर्स्ट नाइट हॉल्ट मेरा सोनामर्ग में था। जी तो 24 को हम रात को सोनामर्ग में रहे, और 25 को सुबह एक जगह थी मतायन, जी जो कि जोजिला पास करने के बाद, पार करने के बाद एक फ्लैट एरिया था, जहां पे एक माउंटेन डिवीजन का भी लोकेशन था। जी हमको वहां कैंप लगाने का आदेश मिला। तो अगले दिन दोपहर को जब हम मतायन पहुंचे, तो मैंने अपने सेकंड इन कमांड को वहां पर छोड़ा और बोला पूरे बटालियन को टेंटेज में डिप्लॉय कीजिए, और मैं और अपने ब्रिगेड कमांडर के साथ आगे दराज सेक्टर में चले गया अपनी ब्रीफिंग लेने के लिए। जी जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे जो कमांडर साहब थे वो भी अभी अभी आए थे, कम से कम एक हफ्ता पहले। उनको भी इतनी जानकारी नहीं थी मस्को वैली के बारे में, क्योंकि वो दराज सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पास। जी तो मस्को वैली की रिस्पॉन्सिबिलिटी 17 जाट और 79 माउंटेन ब्रिगेड को मिली। जी और मस्को वैली में कोई भी एक भी हमारा अपना ट्रुप्स डिप्लॉयड नहीं था उस वक्त। ओ आई सी। या उसमें क्या होता था, पेट्रोल्स भेजते थे ये नीचे जनरली नाले के साथ, क्योंकि इन्होंने ये हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि भाई जो इन्फिल्ट्रेशन होगी मिलिटेंट्स की वो नालों से ही होगी। ओके। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हाइट्स पकड़ के बैठ जाएगा दुश्मन। जी। तो इसलिए हाइट्स के ऊपर कहीं फुट ट्रैक या म्यूल ट्रैक कोई भी नहीं था। जी। तो जब हम वहां पे पहुंचे और जब मैंने ये 4875 को देखा, जी, तो बहुत बड़ा फीचर था, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का फीचर था। ओके। तो मेरे को तो ये बोला गया कि भाई ऊपर 7 से 8 मिलिटेंट्स बैठे हैं, आप जाइए और इनको पढ़ के लाइए। ओके। तो मैंने पूरी बटालियन के बदले सिर्फ एक कंपनी अपनी जो थी मेरी ब्रावो कंपनी, उसको बोला वहां पर जाने के लिए। और वहां से हमको कोई मालूम नहीं था मिलिटेंट्स हैं भी कहाँ पे हैं। तो इनको आराम से ये ब्रावो कंपनी जाना शुरू की। एक जगह पर इनके ऊपर फायर आया तो इन्होंने भी फायर किया, पर उसमें सिर्फ शायद दुश्मन के 1 या 2 बंदे थे और वो उस पोस्ट को छोड़ के पीछे चले गए। जी। तो ये हमारी सबसे पहली जीत थी जो कि हमको मिली 0.4540 पे। ओके। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कंपनी कमांडर ने सोचा इधर तो कुछ भी नहीं है, ये 1-2 बंदे तो इधर थे, अभी आगे और जाके मैं देखता हूं। उसने एक प्लेटून और आगे भेजी अगली रात को। जी। उस प्लेटून जब वो पहुंची 50 से 75 गज एक एरिया था सैडल। जी। वहां से एकदम रात के टाइम में कम से कम 7 मशीन गन का फायर इनके ऊपर आया, एक प्लाटून पर। एक प्लेटून पर। मतलब इनको तो मालूम ही नहीं थे कितने कि दुश्मन इतने सारे तादाद में बैठा हुआ है। यस यस, 7 मशीन गन। 7 मशीन गन का फायर, और ये एकदम सहम गए, पूरे तितर बितर हो गए। इन्होंने उधर एक सूबेदार हरफूल था और उस प्लेटून ने काफी फायर रिटर्न किया वहां पे पोजीशन लेके, परंतु ये सारे के सारे सराउंड हो गए थे एनिमी से। जी। वहां पे एक सूबेदार और 6 जवान शहीद हुए मेरे। और कम से कम 10 जवानों को गनशॉट वुंड्स लगे। और बाकी जवान कोई पीछे की तरफ भागा, कोई नाले की तरफ भागा, और आस्ते आस्ते मेरे को तकरीबन 24 घंटे लगे पता करने के लिए मेरे कितने जवान शहीद हुए हैं। ओके। तो ये था पहला जो था मेरा पहली दफा मैंने जब देखा पूरे जिंदगी में कि इस तरह से लड़ाई के अंदर इस तरह से लोग मतलब शहीद हो जाते हैं। मेरे को बहुत ही, और पूरे यूनिट के अंदर मोराल काफी लो हो गया था। ऑब्वियसली 6 कैजुअलिटी हो जाना और इतने सारे, और ये बेसिकली
जैसे अंदाजा लगाया कि 6-8 घुसपैठिए है, उसको निकाल दो, तो तकरीबन उसी इंफॉर्मेशन पे आपने काम किया। और बट दुश्मन तो अच्छी प्लानिंग करके आया था। आप देखिए, जैसे आपने कहा कि एक दो इमिडिएटली पॉइंट छोड़कर चले गए, और जो एक्चुअल ट्रैप टाइप उन्होंने बनाया था, जहां से उन्होंने जब एकदम, जो आपने पहले बात की, फायर डिसिप्लिन, जब पूरा प्लाटून उनके रेंज में आ गया था, उन्होंने 6-7 मशीन गन से इतना कितना नुकसान पहुंचाया। और ऑब्वियसली पलटन में मोराल तो डाउन होता है। यस, भगवान उनकी शहीदों को, आत्मा को शांति दे सर। चलिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर क्या हुआ सर? फिर अभी मैं अपना पेट्रोल लेके ऊपर गया। मैंने कहा ये इनका मोराल डाउन नहीं होने दूंगा मैं। 10 आदमी लेके अपनी प्रोटेक्शन के साथ ब्रावो कंपनी के पास गया और फिर उनको दिलासा दी, मैंने जोश दिलाया कि भाई अगर वो 6 बंदे उन्होंने मारे हैं, हम पूरा ऑब्जेक्टिव कैप्चर करेंगे और बदला लेंगे हम अपना। जी। पर मैंने ये जरूर जानने की कोशिश करी कि भाई ये गलती कैसे हुई, क्यों, मतलब इतनी हम कैसे अंदर, हमको पता नहीं चला कि ये दुश्मन इधर बैठा है और हम उसके ट्रैप के अंदर आ गए। जी। तो मैंने कंपनी कमांडर को बोला किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कौन प्लेटून कमांडर जिम्मेवार है। तो आस्ते आस्ते प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर इसकी जिम्मेवारी लेने लगे। जी। कि सर हमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था कि भाई हमने आगे देखा नहीं। तो मैंने कहा नहीं, तुमने जो किया, जो एक सोल्जर को करना चाहिए था करा, पर और जो भी अगर गलती हुई है तो इसकी जिम्मेवारी मैं हूं, मैं लूंगा। क्योंकि हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब काफी नाराज थे कि भाई इतनी कैजुअलिटी हो गई शुरू में ही। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कंपनी कमांडर को आप सैक करो। ओके। तो मैंने बोला कि ये कंपनी कमांडर की गलती नहीं है, ये अगर कोई कहते पर 6 लोग मरे हैं, कमांडर साहब बोले कि इसकी जिम्मेवारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। यस। तो कमांडर साहब को मैंने बोला अगर इस 6 बंदों की जिम्मेवारी किसी को लेनी है तो ये जिम्मेवारी मैं लूंगा, मैं हूं कमांडिंग ऑफिसर। मैंने दिया था हुक्म उनको वहां पे जाने का, कंपनी कमांडर ने वो किया जो मैंने बोला। अगर आपको सैक करना चाहते हो आप मेरे को सैक कीजिए। जी सर, यहां मैं कहूंगा कितना बड़ा एग्जाम्पल है लीडरशिप का। आर्मी में जो हमको सिखलाई देते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर फर्स्ट। सक्सेस का मजा लेने के लिए तो सारे आ जाते हैं, बट आप देखिए आपके प्लाटून कमांडर, आपके कंपनी कमांडर एंड यू एज ए सीओ, आप बढ़ के बोले कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग बाय एग्जाम्पल। आई थिंक ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है कि लीडर को फ्रंट में जाकर सक्सेस और ज्यादातर फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। और ये जो मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली ना, इसका सबसे पहले तो ट्रुप्स के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा क्योंकि वो कभी नहीं सोच पा रहे थे कि सीओ साहब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। यस। दूसरा, मेरे कमांडर साहब भी मेरे लिए उनकी जो थी मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ गई कि ये एक सीओ है जो कि फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यस। तो इसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूं, कोई लीडर जितने भी होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे गेम्स में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, यस, उस लीडर को हर सक्सेस और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, ये तो था हमारा फर्स्ट फेलियर। इसके बाद मैंने ठान लिया था कि जब तक मैं पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हासिल करूंगा तब तक मैं आगे वाला हमला नहीं करूंगा। यस। तो मैंने अपने कमांडर साहब को यही बात बोली और वो मेरे साथ सहमत थे इस चीज में। तो इसके बाद अगले कम से कम 15-20 दिन मैंने पेट्रोल्स भेजे, एक प्लेटून स्टैंड, मतलब 30-30 बंदों की पेट्रोल 3-4 डिफरेंट डायरेक्शन में भेजी, .4875 को सराउंड करने के लिए। जी।
और मैंने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई आप इतने नजदीक मत जाना कि आपके ऊपर फायर आए, बस सिर्फ आपने चुपचाप बैठकर दूरबीन से हरकत देखनी है दुश्मन की और कितनी दुश्मन की तादाद है। जी। तो ऐसे जब हम इतनी दूर से देखने की कोशिश करते हैं तो टाइम लगता है। तो पहली इंफॉर्मेशन मेरे को तकरीबन 72 घंटे के बाद मिली, जबकि उन्होंने एक जगह में बोला कि यहाँ पे हमने 15-20 आदमी काले सलवार सूट में चलते हुए देखे थे। यस। वेस्टर्न साइड में भी उन्होंने बोला कि हमने भी इधर कुछ आदमी चलते हुए देखे हैं। जी। और ईस्टर्न साइड में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले जहां पे 7 MMGs फायर हुई थी वहां पे भी तकरीबन 15-20 आदमी थे। ओके। तो अभी मेरे को समझ में आ गई कि इस इलाके में 6 या 8 आदमी नहीं है, इस इलाके में तकरीबन 60 से 70 आदमी ऊपर बैठे हैं। जी। तो यही बात मैंने अपने कमांडर साहब को बोली और अपने GOC साहब को बताई। जी। तो एक बटालियन का टास्क नहीं है हाई एल्टीट्यूड में एक मतलब स्ट्रेंथ जो चाहिए अटैकर को वो कम से कम 1:10 चाहिए, यानी कि 10 आदमी को अगर आपने कैप्चर करना है तो आपको तकरीबन 100 आदमी चाहिए उसको कैप्चर करने के लिए। 10 आदमी के लिए 10 टाइम्स, तो अगर 60 है तो कम से कम आपको 600। हाँ, 60 है, कम से कम 600 लड़ने वाले 600 लड़ने वाले, बिल्कुल लड़ने वाले चाहिए। या तो आपको ये इसलिए मैंने ये बताया आपको, ये इसलिए मैंने कमांडर साहब और GOC साहब को बताया कि इसके अंदर तकरीबन एक ब्रिगेड यानी 3 बटालियंस का अटैक जाएगा तो तब हम सक्सेसफुल होंगे। ओके। तो उस वक्त मेरे GOC साहब ने बोला कि भाई अगर उनके पास इतने ट्रुप्स थे नहीं उस टाइम, तो उन्होंने बोला अगर 2 बटालियंस के साथ हम करते हैं तो कितना चांसेस हैं सक्सेस के। तो उनको मैंने बोला कि चांसेस सक्सेस विद 2 बटालियंस होंगे 60%। ओके। तो उन्होंने बोला कि अगर 3 बटालियन देता हूं तब, तो मैंने बोला 80%। ओके। तो उन्हें बोला व्हाई नॉट 100%। ओके। तो हाँ, मैंने ये बोला कि लड़ाई है जनाब, इधर कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो 100% तो कभी भी कोई श्योर नहीं होगा कि क्या होगा। तो इसलिए मैंने आपको 80% इसलिए बोला है। But that's a very realistic, sir. What I generally एक क्या बोलते हैं, एक रिएक्शन होता है कि सीनियर के सामने इतना नहीं बोलना या इतना वो नहीं करना, पर आपने सर जो रियल सिचुएशन थी, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, प्रॉपर प्लान बनाया और फिर सही पिक्चर दिखाया सीनियर्स को, और सही आपने बिल्कुल असेसमेंट दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है सही पिक्चर दिखाना और सही असेसमेंट करके जो है फैक्ट ग्राउंड पे बताना। यस सर। बिल्कुल सही बोला आपने, बिकॉज मैं एज ए बटालियन कमांडर, मेरे नीचे इतने जवानों की जिंदगी है। यस। तो मैं उनके साथ नहीं खेल सकता। बिल्कुल सर। एंड CO इज जनरली कंसिडर्ड फादर फिगर इन द बटालियन सर। एवरीबडी लुक्स अप टू द CO। ही इज द उसको बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर। यस यस सर। इसके बाद क्या हुआ, तो GOC साहब बिल्कुल मेरे साथ सहमत थे और उन्होंने फिर एंड जून में इन्होंने बोला कि भाई अब आप तैयार हो जाओ, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका अटैक जाएगा और 2 और बटालियंस मिलेंगी, 2 नागा एंड 13 जैकरिफ 17 जाट के साथ। ओके। तो इस तरह से ये प्लान बना। तब मैंने अपने मेरे को एक पिंपल कॉम्प्लेक्स था 4875 का, जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, और एक पॉइंट 4875 प्रॉपर था। ओके। तो जब ब्रिगेड कमांडर ने प्लान बनाया तो उन्होंने 4875 का कब्जा करने के लिए 13 जैकरिफ को बोला और पिंपल कॉम्प्लेक्स को कब्जा करने के लिए 17 जाट को टास्क दिया। ओके। और 2 नागा को रिजर्व में रखा था कि अगर
दोनों बटालियंस को किसी मोर और ट्रुप्स की जरूरत पड़ती है तो तू नागा उनकी मदद के लिए जाएगी। जी। तो इसी तरह से हम अटैक के लिए तैयार हुए और इससे पहले जैसे अपने पूरे ट्रुप्स को ब्रीफ करते हैं और इनका मोराल हाई करने के लिए थोड़ा जोश पेप टॉक देना पड़ता है एक कमांडिंग ऑफिसर को, इस तरह से मैंने अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए बोला कि सिपाहियों, ये हर एक सोल्जर का ड्रीम होता है या सपना होता है कि वो लड़ाई में हिस्सा ले। जी। और ये जो सपना है भगवान ने हमको पूरा करने का मौका दिया है। जी। लड़ाई में कोई सेकंड रनर्स अप नहीं होता, सिर्फ एक आदमी जीतता है और दूसरा हारता है। यस। तो अगर हमारे ऊपर है कि हम हारें कि जीतें। अगर हम हारते हैं तो पूरी यूनिट, पूरी रेजिमेंट हमारे को नकारेगी। yes. और अगर हम जीतते हैं, हम एक पूरी रेजिमेंट की एक हिस्ट्री बनाएंगे जो कि आने वाली पीढ़ियां भी हमको याद करेंगी। yes. तो चॉइस हमारे पास है कि हम आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें या हमको आने वाली पीढ़ियां नकारे। जी। ऑफ कोर्स सब लोगों ने इस सब के बाद बोला जाट बलवान जय भगवान, बोलेंगे हम फतेह हासिल करके आएंगे। जी। तो ये था मोटिवेशन करने का तरीका। ओके। अब सारे ट्रुप्स अच्छी तरह मोटिवेटेड थे, तो मेरा फर्स्ट 3 मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे पिंपल कॉम्प्लेक्स में, पिंपल 1, वेलबैक एंड पिंपल 2। ओके। तो मैंने इस तरह से प्लान बनाया कि वेलबैक और पिंपल 1 को मैं फेज 1 में कैप्चर करूंगा। जी। और फेज 2 में पिंपल 2 जो सबसे ज्यादा ऊंचा था, पीछे की तरफ था, उसको फेज 2 में कैप्चर करूंगा। ओके। तो इस मुताबिक 4 जुलाई को मेरा अटैक शुरू हुआ और अल्फा कंपनी को टास्क मिला पिंपल 1 कैप्चर करने का और डेल्टा कंपनी को टास्क मिला वेलबैक को कैप्चर करने का। ओके। जब रात को अटैक शुरू हुआ और सुबह 4 बजे तक ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे कैप्चर हो चुके थे। ओके। परंतु जो उस टाइम जो हमको मिला, अंधेरे के टाइम में जो हमको दिखाई दिया, फायर हुआ, दुश्मन का बहुत सारा आर्टिलरी फायर आ रहा था, हमारी काफी कैजुअलिटीज हुई उसके साथ और दुश्मन की भी कैजुअलिटीज हुई वहां पे। ओके। तो जहां पे अल्फा कंपनी थी पिंपल 1, वहां पे तो इतना उनको काउंटर अटैक दुश्मन का नहीं आया, परंतु वेलबैक के ऊपर दुश्मन ने 3 काउंटर अटैक किए अगले दिन। सबसे पहला काउंटर अटैक 8 बजे आया। जी। दूसरा काउंटर अटैक 12 बजे आया। जी। और तीसरा काउंटर अटैक शाम के 4 बजे आया। ओके। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इस ऑब्जेक्टिव में दुश्मन ने बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव था और ये किसी हालत में भी इसको खोना नहीं चाहता था। बिल्कुल, जो सर आपने कहा कि मीडिया में ज्यादातर टाइगर हिल और तोलोलिंग ये सब का ज्यादा हुआ, लेकिन 4875 का कितना महत्व था वो शायद दुश्मन देश की आर्मी ने ज्यादा समझकर उसको अच्छी तरह सिक्योर करके रखा था और बिल्कुल खोना नहीं चाहता था। यस सर। या बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये हमने जो था वेलबैक के ऊपर काफी हमारे ऊपर प्रेशर था, परंतु रात के टाइम तक हम उसको कैप्चर करके बैठे रहे। और क्योंकि मैंने आगे रीइंफोर्समेंट भी भेजी इनको, मैंने 2 प्लेटून्स और एमुनिशन के साथ भेजा था डेल्टा कंपनी के पास, जिसकी वजह से ये सारे के सारे काउंटर अटैक्स को नकारा कर पाए। जी। और अल्फा कंपनी में कोई काउंटर अटैक नहीं आया, और परंतु उनकी फायरिंग से काफी कैजुअलिटीज हुई उधर भी। ओके।
तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ अल्फा कंपनी के साथ क्या हुआ। तो इन्होंने अपने स्लीपिंग बैग्स रात के लिए मंगाने थे, जो कि ये फर्म बेस में पड़े थे। ओके। जब फर्म बेस में ये जब गए, एक प्लेटून भेजा इन्होंने, तो जब रात को वापस आया फर्म बेस से ये स्लीपिंग बैग्स लेके, तो एक जवान मिसिंग था उसमें से। अच्छा। तो मेरे को कंपनी कमांडर ने बोला कि 30 लोग गए थे पर अभी सिर्फ 29 पहुंचे हैं, एक थोड़ा पीछे रह गया होगा, शायद आ जाएगा अभी, मतलब आप आधे घंटे में वो भी आ जाएगा। तो उसने ओके रिपोर्ट मेरे को दे दी। ओके। परंतु मैंने भी सोचा चल हो गया, आ जाएगा वापस। पर सुबह मेरे को लगा मैं पूछना चाहिए मेरे को कंपनी कमांडर से कि वो लड़का आया कि नहीं जी। परंतु वो कंपनी कमांडर ने बोला नहीं सर, वो लड़का अभी तक नहीं मिला। तो हमने सोचा कहीं रह गया होगा, कहीं चोट लग गई होगी, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो पेट्रोल भेजे हमने नीचे की तरफ कि भाई पता करके आओ ये लड़का कहाँ पे है। जी। जब ये पेट्रोल जा रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिला उनको। दूसरे दिन फिर से मैंने बोला कि जाओ ढूंढो कहाँ पे है। पर क्योंकि मैं किसी एक जवान को ऐसे छोड़ नहीं सकता था। यस। जब पेट्रोल जा रहा था तो उन्होंने एक स्टोन के पीछे एक आदमी देखा, फौजी था, जिसने कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ था, हमारा मतलब इंडियन कॉम्बैट ड्रेस। ओके। और वो दोनों हाथ खड़े कर रहा था, हाथ ऊपर खड़े करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। ओके। सबसे पहले शुरू में तो इन्होंने सोचा शायद कहीं पाकिस्तानी है, तो उसको उन्होंने बोला वापस आओ बाहर, हैंड्स अप करके बाहर निकाला। तो ये लड़का जो था, जब हमने देखा ये तो वही आदमी था जो कि मिसिंग था। ओके। ये बिल्कुल डरा सा, सहमा हुआ था, ये एक ही जगह पर स्टेयर करे जा रहा था। ओके। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ऐसी हालात आज होती है लड़ाई के टाइम में। यस। अभी सर, अभी 22 साल हो गए इसको आप ये बयान कर रहे हैं, मेरा खुद का दिल दहल रहा है अभी जैसे। और उस वक्त उस पर जवान पे अकेला क्या गुजरी होगी, उसका असर देखते हैं कि लड़ाई का क्या असर होता है साइकोलॉजी पर। यस बिल्कुल बिल्कुल, ये साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने फिर डॉक्टर से पूछा ये क्या प्रॉब्लम है इसको जी। वो बोलता नहीं था, एक ही जगह को स्टेयर करता रहता था। उन्होंने बताया कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, बिकॉज इतनी आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। और अपने दोस्तों को, अपना जो इसका साथी है इसके सामने कोई मरा होगा उसको देखा इसने। तो ये तो एक जवान, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ फिजिकल उसको टर्मोइल नहीं होता, मेंटली भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा इसको बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यस। जो कि आमतौर पर कभी इसको हम ओवरलुक कर देते हैं, पर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ऐसे भी हालात होते हैं, जवानों को जाना पड़ता है। जब लड़ाई से वापस आते हैं, कई जवानों को ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। चलो अभी मैं अगले अपने अटैक के ऊपर आता हूं, जो कि था चार्ली कंपनी का अटैक पिंपल 2 पर जी। ये था, कैप्टन अनुज नैयर प्लेटून कमांडर था। इसको मैंने अभी नया कैप्टन बनाया था। ओके। 15-20 दिन पहले एज ए वॉर प्रमोशन। ओके। एंड उनका जो कंपनी कमांडर था मेजर रितेश शर्मा था। ओके। तो जैसे ही इन्होंने अटैक शुरू किया, वेल बैक की तरफ से इन्होंने अटैक शुरू किया पिंपल 2 के लिए जी। तकरीबन रात का टाइम था, 6 तारीख रात थी, और तकरीबन 10-11 बजे होंगे रात के। ओके। आर्टिलरी शेलिंग आ रहा था दुश्मन का, और एक शेल ऐसा गिरा जो कि कंपनी कमांडर के नजदीक, कंपनी कमांडर को और 6 लोगों को घायल कर दिया उसने। ओह माय गॉड। ओके। कंपनी कमांडर का फोन आया मेरे को कि सर हमारे ऊपर शेलिंग हो गई है और मैं इंजर्ड हो गया हूँ। तो मैंने एक चीज सिर्फ उससे पूछी कि भाई तुम आगे जा सकते हो कि नहीं जा सकते। उसने बोला नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि चोट लगी है काफी ज्यादा और मेरे साथ 5 जवान और भी हैं। ओके। तो मेरे पास उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं था। ये यंग कैप्टन
जो अनुज नैयर था उसको कमांड सौंपने के अलावा। तो मैंने रितेश शर्मा को ये बोला कि भी आप हैंड ओवर करो अपनी कमांड कैप्टन अनुज नैयर को, और वो लीड करेगा पूरी कंपनी को। मैं दिमाग में उस टाइम काफी था कि भाई अभी तो अटैक शुरू भी नहीं हुआ और कंपनी कमांडर के साथ 6 जवान इंजर्ड हो गए हैं। तो और ये जो लड़का है ये बिल्कुल 2 साल की सर्विस थी इसकी, कैसे संभालेगा पूरी कंपनी को लड़ाई में जी। परंतु ये जो लड़का था इसने ऐसा करतब दिखाया और इसने ऐसी लड़ाई लड़ी कि दुश्मन के इसने दांत खट्टे कर दिए। अच्छा। पिंपल 2 में 4 बंकर थे, 1, 2, 3 और 4 वाला बंकर सबसे ऊपर था जी। तो इस लड़के ने अपने सेक्शन कमांडर्स के साथ 3 बंकरों के ऊपर फतेह पा ली थी। और बहुत आगे से इसने फ्रंटल लीड किया और बहुत सहसी अनुज नैयर, इसका नाम था कैप्टन अनुज नैयर, राइट। और बाद में इसको महावीर चक्र भी इसको सौंपा गया जी। परंतु जब ये चौथे बंकर के ऊपर जा रहा था जी, उस टाइम दिन होने वाला था, सुबह के 4 बज रहे थे और 5 बजे तक दिन चढ़ जाता है। इसको मालूम था कि ये 1 घंटा बाकी है, अगर अभी नहीं किया तो दिन हो गया तो दुश्मन इनको फायर से बर्बाद कर देगा जी। तो इसने अनुज नैयर ने बड़ी कोशिश करी एक पेट्रोल लेफ्ट से और एक पेट्रोल राइट से भेजने के लिए, परंतु वहां से भी कोई सक्सेस नहीं मिली जी। तो लास्ट में इसके पास एक ही ऑप्शन था कि फ्रंटल अटैक करने का, चार्ज करने का जी। अनुज ने अपने साथ 6 जवान और तैयार किए और बोला भाई अभी तो और कुछ नहीं बचा, अब सीधा हम बेनेट के साथ चार्ज करेंगे और इस चौथे बंकर को हम कैप्चर करेंगे जी। जैसे ही वो उन्होंने शुरू किया अपना असॉल्ट, वो दिन शुरू हो गया था, 4-5 बज गए थे, 5 बज गए थे और दुश्मन का एक आरपीजी राउंड आया, अनुज के सिर पे लगा और वो वहां पे ही घायल हो गया जी। अब अनुज के साथ मेरा रेडियो कांटेक्ट टूट गया था जी। मैं बार बार इसको फोन कर रहा हूं पर अनुज से कोई मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। मेरे को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया है जी। तो मैंने फिर जो रिजर्व कंपनी थी, मेजर पूनिया था, उसको मैंने बोला दिन के टाइम में, भाई तुम एक 30 आदमी अपने साथ लेके जाओ और आगे देखो अनुज नैयर कहाँ पे है और उसको बोलो मेरे से बात करेगा, और अगर उसका रेडियो सेट कहीं खराब हो गया है अपना रेडियो सेट देके उसको आना और मेरे साथ बात करे ताकि मेरे को पता चले क्या क्या हाल है उसका जी। इस तरह से दुश्मन का फायर आ रहा था चारों तरफ से, हाइट से भी आ रहा था। मेजर पूनिया अपनी प्लेटून को लेके गया वहां पे और रेंगते हुए आपको जैसे मैंने बताया था 70 से 80 डिग्री की स्लोप्स थी वहां पे। ओह माय गॉड, ओके। और वो नजदीक पहुंचे चौथे बंकर के तो उन्होंने देखा कैप्टन अनुज नैयर के साथ 5 जवान शहीद नीचे पड़े हैं और वो हिल भी नहीं रहे थे। ओके। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद ये शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि सर अनुज नैयर और उसके साथ 5 जवान चौथे बंकर के सामने बिल्कुल मोशनलेस पड़े हैं और मेरा ख्याल वो अभी नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। ओके। जब मैंने ये सुना तो मेरे सबसे बड़ी मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये लड़का जाने से पहले जी, इसका एक्चुअली 2 सितंबर में इसकी शादी होने वाली थी। ओह माय गॉड। और लड़ाई से पहले इसके एंगेजमेंट हो चुकी थी जी। इसने अपने अंगूठी में एंगेजमेंट रिंग डाली हुई थी जी। और जाने से पहले ये मेरे एजुटेंट और हम बैठे हुए थे तो मेरे एजुटेंट को इसने बोला कि सर ये रिंग और ये बटुआ और जिसमें उसकी फोटो फैंसी की रखी थी वो देके चले गया कि सर आप इसको अपने साथ रखना और मैं वापस आऊंगा तो अटैक के बाद मैं ले लूंगा आपसे। यस। मैंने इसको बोला कि भाई नहीं, तुमको रिंग पहननी चाहिए और अपने साथ रिंग होगी तेरी एंगेजमेंट रिंग, तुम्हारे को जोश रहेगा और अच्छा करने का तुम्हारे को जोश आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। ओके।
पर वो बोला कि नहीं सर, मैं नहीं चाहता कि ये मेरी इतनी प्रेशियस रिंग है ये किसी अपने दुश्मन के हाथ में चले जाए जी। उस वक्त मैंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु जब ये शहीद हो गया था तब मेरे को लगा कि शायद इस लड़के को मालूम था कि क्या होने वाला है, और इसको मालूम था कि शायद ये वापस नहीं आएगा। करो या मरो। हाँ, क्योंकि इसने ठान ली थी कि मैं अपना टास्क पूरा ही करके आऊंगा, चाहे जिंदा चाहे ना जिंदा, पर टास्क पूरा करूंगा। यस। अब सबसे थी बात, मेरे जवान जितने अभी तक कैलकुलेट करता था, तो उस टाइम एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 34 अदर रैंक्स की शहीद हुए थे। ओके। और तकरीबन 120 जवान घायल थे गन शॉट वुंड या आर्टिलरी फायर के साथ। जी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुश्मन का जो ऑपोजिशन थी कितनी ज्यादा थी उस जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आए थे और वेल प्लान। यस 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 यस। तो अब सबसे ज्यादा मुश्किल काम था ये अपने अनुज नैयर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, और मेरे पास इतना सहज था नहीं, तो मैंने अपने एजुटेंट को बताया कि भाई आप उनको जरा इन्फॉर्म कर दो कि उसकी डेथ हो गई है फाइटिंग। जी। तो उन्होंने जब फोन किया तो उसके फादर और उसके फादर इन लॉ, वुड बी फादर इन लॉ, दोनों मॉर्निंग वॉक में थे शायद। ओके। जब फादर ने फोन उठाया तो एजुटेंट ने बताया कि सर आपका लड़का, बहादुर लड़का, लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। तो ये हमको दुख भरी आपको खबर देनी है। तो उसके फादर ने उस वक्त तो काफी सहज दिखाया, कहता कोई बात नहीं, मेरा बेटा देश के लिए उसने अपनी जान दी है तो मेरे को गर्व है। जी। परंतु एक फादर ही होता है, उसके बाद वो चुप हो गए और वो आगे बोलना बंद कर दिया उन्होंने। ओके। और टेलीफोन अपने वुड बी फादर इन लॉ को उन्होंने हैंड ओवर किया। वो एक्चुअली लेफ्टिनेंट कर्नल थे, रिटायर्ड, तो वो इस चीज को समझ पाए जी, जो वुड बी फादर इन लॉ थे। जी। जब उनको हमने बताया कि भाई रिंग और एक ये पर्स, उनके कुछ पैसे हैं उसके अंदर, वो उनका साथ है, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जब इनके मोर्टल रिमेन्स आएंगे दिल्ली में तो आप उनके साथ इसको भेज देना। जी। तो ये है जब मैं देखता हूँ लड़ाई, लास्ट में हमने बंकर पिंपल, ये जो था चौथा बंकर, उसको भी हमने कैप्चर कर लिया था अगले दिन। जी, जी। मैं अभी ज्यादा इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर अब मैं ये बताना चाहूंगा हमने अपना पूरा कैप्चर कर लिया, टास्क कंप्लीट किया, और 8 तारीख के सुबह तक हमारा झंडा, तिरंगा झंडा पिंपल कॉम्प्लेक्स पर लहरा रहा था। फैंटास्टिक सर। सर आपने जो इमोशंस, एक फैमिली पे क्या असर होता है, जवान, ऑफिसर, लीडर्स या कोई भी सैनिक लड़ते हैं, वो भी अल्टीमेटली ह्यूमन है, पर फाइट टू विन जो हमारा मोटो है, करो या मरो, वही शायद अनुज जो सिर्फ 2 साल की सर्विस में कंपनी को लीड करना और 4 बंकर और इतने क्रूशल टाइम में, रियली इस वीर को मेरा सलाम सर, और इस फैमिली को भी मेरा सलाम कि जो फादर ने पहला रिएक्शन कि मुझे गर्व है, यही सब एक इंडियन आर्मी को बनाती है। और मेरे ख्याल से यही जज्बा इतनी मुश्किलों के बावजूद, क्योंकि कितनी चैलेंजेस थी, 18,000 फीट, वेल प्लान ऑपरेशन बाय दुश्मन, और सारा कुछ हमारे अगेंस्ट होने के बावजूद आप पूरे जो भी वहां पर डिप्लॉयड थे, उन्होंने दुश्मन को वहां से हटाया, और जो शुरुआत में कैजुअलिटी हुई, जो और भी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है, उन सभी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और सलाम है सर।
और आपने ये जो बयान किया सर, जो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा, आज पूरा देश, मैं खुद, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। आपकी बटालियन जिन्होंने भी वहां पर ये लड़ाई की, नेशन विल बी रियली इंडेप्टेड फॉर यू एंड योर ये बहादुरी भरे कार्य के लिए। और इतिहास जब जब भी इसको पढ़ा जाएगा, आप लोग को हमेशा हमारा सर झुक जाएगा सर। और सर एक आप जो मैं आप शायद अभी आपने बताया नहीं है, पर ये आपने एक इसके ऊपर मस्को वैली एज आई सी, आई थिंक एक किताब भी लिखी है। एक किताब लिखी है, ये लास्ट अक्टूबर में ही ये रिलीज हुई थी जी। ये मस्को कारगिल एज आई सॉ इट। ओके। ये क्योंकि मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता था अपने वीर सिपाहियों को जिन्होंने ये लड़ाई मेरे साथ लड़ी है, परंतु जो शहीद हुए हैं, एक श्रद्धांजलि के रूप पर मैं इनको ये देना चाहता था। और मैं चाहता था पूरी इंडिया इसे जाने कि क्या किया था इन वीर सिपाहियों ने इस मस्को वैली के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा किया आपने, ये जो आपका एक्सपीरियंस और उसको आपने एक किताब में लिखा, और ये इंग्लिश में है, राइट सर? हाँ जी, ये इंग्लिश में है, अमेज़न और सब पे अवेलेबल है ये। हाँ जी, अमेज़न पे अवेलेबल है, और किंडल एडिशन भी इसका है। और वेरी नाइस सर। जवानों को भी ये पढ़कर, जो एक जवान भर्ती होना चाहते हैं, वो पढ़कर इससे सिखलाई ले सकते हैं कि किस तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े ऑपरेशन को इस छोटे उसमें बातचीत करके खत्म करना नामुमकिन है। तो मैं आपको थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि इससे हमको सिखलाई क्या लेनी चाहिए सर? देखो, इस पूरी लड़ाई के अंदर सिखलाई बहुत सारे लेसन्स हैं जी। मीडिया के लिए भी लेसन्स हैं, स्ट्रेटेजिक लेसन्स हैं, टैक्टिकल लेसन्स हैं, और लीडरशिप के ऊपर भी लेसन्स हैं जी। तो सबसे पहले मैं सिर्फ मोटे मोटे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो सिखलाई सबसे पहले ये है कि अपने दुश्मन के ऊपर कभी भी विश्वास मत करो। यस। हमने पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास किया और इन्होंने हमारे विंटर विकेटेड पोस्ट आके कब्जा कर लिया और विश्वासघात किया हमारे साथ जी। दूसरा, अपनी इंटेलिजेंस, हमेशा आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। यस। हर टाइम हम सुनते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, परंतु हम अपनी इंटेलिजेंस अभी तक ठीक नहीं कर पाए। ना रॉ हमको बता पाई कि दुश्मन जो रॉ जाती है, दुश्मन के इलाके में क्या तैयारी चल रही है। ना आईबी वाले बता पाए हमको कि बॉर्डर में क्या क्या चल रहा है। ना हमारी ओन मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले जो कि उधर डिप्लॉयड थे एक्चुअली, वो पता कर पाए कि क्या चल रहा है, और हमको कंप्लीटली सरप्राइज होना पड़ा जी। इसलिए हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक तगड़ा होना चाहिए ताकि हम कम से कम इस तरह से नेक्स्ट टाइम सरप्राइज ना हो पाए जी। इसके अलावा ये जब हम सोचते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया है और न्यूक्लियर थ्रेट हमको देता रहता है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब चला दूंगा अगर इतना मेरे ऊपर आप प्रेशर आया, तो हमको ये भूल जाना चाहिए पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिरा सकता जी। क्योंकि उसको पता है अगर उसने ये गलती करी तो पाकिस्तान पूरे नक्शे से मिट जाएगा। यस। तो ये वहम जो हमने पाल रखा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, उस वहम को हमको खत्म कर देना चाहिए जी। और लास्ट है कि जब भी हमको अपने ट्रुप्स को तैयार रखना चाहिए हमेशा, हर टाइप की कंटिजेंसी के लिए। लाइक शुरू में लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना हाई एल्टीट्यूड एक्लेमेटाइजेशन के, कपड़ों के उनको यूज किया गया, या मैं कहूँ मिस यूज किया गया, वो गलत था। हमको हर चीज की पहले तैयारी करनी चाहिए और फिर
हमको अपने ट्रुप्स को एम्प्लॉय करना चाहिए जी। और कभी भी एक चीफ, उस टाइम जनरल मलिक चीफ थे जी, मैं को दुख से कहना पड़ता है, उन्होंने उस टाइम बोला वी विल फाइट विद वॉट एवर वी हैव, यानी कि हम, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से ही अब लड़ाई करेंगे। ओके। ये एक चीफ को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कभी भी। यस। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि जो आर्म फोर्सेस को चाहिए लड़ाई करने के लिए वो सारी चीजें पहले से ही उपलब्ध करा के दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़े आपने ये जो मेजर सिखलाई या लेसन्स कहे, वो उम्मीद है कि 22 साल बीत गए, इस पर अमल हो रहा होगा और हो ही रहा है, और होपफुली आगे भी होता रहेगा। सबसे बड़ा जो आपने सर बात बोली वो विश्वासघात, दुश्मन पर कभी भी विश्वास मत कीजिए। मैं सुनने वाले भी पता है कि उस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी फरवरी में चलकर लाहौर गए थे बस में बैठकर, और उनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को गले लगाया था और लाहौर डिक्लेरेशन और काफी समझौता हुआ था। और उसके पीछे ये फरवरी 99 की बात है जो आपने बताया, उनकी आर्मी ऑलरेडी तैयारी कर रही थी। बिल्कुल राइट। तो ये विश्वासघात और बहुत दुश्मन पे कितना भरोसा करना चाहिए, ये सबको एक सिखलाई लेने की बात है। और उसकी वजह से हालांकि डिफेंस फोर्सेस ने अपनी बहादुरी से, और सारे उस वक्त जो देश में माहौल बन चुका था सर, मैं बड़ौदा में पोस्टेड था, पीस स्टेशन है, पर एक देश पूरा एक सा जुट गया था इसकी वजह से। और जैसे जैसे शुरुआत में पूरा इमोशंस मैंने फील किया है, मोरल डाउन हो रहा था, नुकसान हमको पहुंच रहा था, हमारा विश्वास डगमगा रहा था, उसी हिसाब से बाहर के सिविलियनों का विश्वास भी डगमगा रहा था कि क्या होगा। पर जैसे जैसे धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू हुआ और मोरल बढ़ता गया, लोगों का विश्वास बढ़ता गया। हालांकि इसमें नुकसान काफी हुआ, जो भी इसमें शहीद हुए आज हम उसको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन जैसे आपने सर पहले कहा, लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। वॉर इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, देयर आर ऑलवेज लूजर्स। नुकसान ही होता है। राइट सर? बिल्कुल सही बोला आपने। एंड आपने जो पूरा इसको डीब्रीफ करके जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। यस सर। सो सर, जाते जाते मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हम लोग को उस वक्त की आपकी जो एक्शंस थे प्लस क्या इमोशंस थे उससे हमको वाकिफ करवाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रक्षक, ईपीलॉग मीडिया, सबकी टीम की ओर से और पूरे देश की जनता और सबकी ओर से थैंक यू फॉर योर सर्विस सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई है आप सबसे बात करके मुझे। यस सर। तो आखिर में सर जो आपका वॉर क्राई, जाट बलवान जय भगवान। यस, जाट बलवान जय भगवान। जय हिंद सर। जय हिंद। तो ये था रक्षक ईपीलॉग मीडिया की ओर से कारगिल स्पेशल। 26 जुलाई को कारगिल की जीत विजय दिवस के रूप में सारे देश में मनाई जाती है। आइए सारे वीरों को हम दिल से धन्यवाद कहें, खासकर उन्हें जो लड़ाई के मैदान से लौट न सके, अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हो गए। उन सभी वीरों को दिल से सलाम और अश्रु भरी श्रद्धांजलि। इस भयानक लड़ाई में कई परिवारों ने
बहुत कुछ खोया। कई पत्नियों ने अपने पति, कई माँ बापों ने अपने बेटे, कई भाई बहनों ने अपने प्यारे भाई। इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन चलिए आज हम सब एक निश्चय करें कि इन परिवारों के लिए जो भी बन सकता है हम जरूर करेंगे। अगर कुछ नहीं तो जब भी मौका मिलता है इनसे मिलने का, तो इन्हें ये जरूर कहेंगे, थैंक यू फॉर योर सर्विस, नेशन इज प्राउड ऑफ यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एप्पल पॉडकास्ट पर 5 स्टार से जरूर रेट करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर करना ना भूले। मैं कर्नल शंकर गुरखा रक्षक पॉडकास्ट पर ऐसे ही और एपिसोड लेकर आता रहूंगा। नए एपिसोड की जानकारी के लिए ईपीलॉग मीडिया को सोशल मीडिया पर फॉलो करना, epilog.media वेबसाइट या अपने पसंदीदार पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप पर जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।